जी, आज हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना इंपॉर्टेंट, उनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। तो उनको आज हम देख लेते हैं। हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कुछ सारे एमसीक्यूज ही वही हैं, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो उनसे आज इनको वाइंड अप करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी हमारी कवर हो जाएं। ये सवाल पूछा जाता है कि दुनिया की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सी वो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो सी इसके बारे में ये सवाल जीके का पूछा जाता है। और ये 1919 के अंदर बनी थी और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों ने याद रखना है जिनेवा के अंदर। ठीक है। ज़्यादातर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सी है वो फिर साथ ऐड की हुई हैं, वो आप उस लिहाज से देख सकते हो कि 1919 में आईएलओ बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जो सा है वो कहाँ है जी, जिनेवा के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट रही है पिछले दौर के अंदर जब से कोविड आया था। ठीक है। तो इसके जौन सा है आपके जो डायरेक्ट क्या कहते हैं चेयरमैन है, इसके जौन सा है आपके जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक तो 1948 के ये अंदर ये बनी। और इसके जो आपके पास जौन से हैं डायरेक्टर जनरल हैं, उनका क्या नाम है, टेड्रस एधनम। ठीक है। इथियोपिया से इनका ताल्लुक है, टेड्रस साहब का। टेड्रस साहब का ताल्लुक कहाँ से है जी, टेदरस साहब का ताल्लुक है जी इथियोपिया से। एक तो ये सवाल पूछ लिया जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो सवाल है वो है मोटो ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ए ऑप्शन जी, वी चैंपियन हेल्थ एंड बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ये इसका मोटो है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास वो आ जाएगी। विच ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड स्टैंडर्डाइज द न्यूक वेपन प्रोग्राम। न्यूक क्या होता है, न्यूक्लियर आपका। न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके रिलेटेड जो चीज़ें आपकी देखी जाती हैं वो आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है, वो है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA 1957 के अंदर जो सी है ये IAEA जो सा है वो IAEA जो सा है ये आपके न्यूक्लियर पीसफुल प्रोजेक्ट होना चाहिए उसको ये चीज़ें ये देखती है। इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, हमारे पास वियना के अंदर। और 1957 के अंदर ये बनी थी। उसके अलावा ये दो ट्रीटीज आप लोगों ने याद रखनी है। ये आई कैन एक कंपेन है, इसको भी आप देख लेना कि ये 2007 में थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रीटीज हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, कि आप जो से जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उनको आगे जो सा है वो और इनको नहीं बढ़ाएंगे। तो ये 1968 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी। और पाकिस्तान और इंडिया जो से हैं वो इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया, इसको कहते हैं एनपीटी। एनपीटी। तो 1968 के अंदर ये ट्रीटी हुई। फिर ये जो न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को जो किया था चागी के अंदर, तो उसको टेस्ट को बैन करने के लिए 1996 के अंदर एक ट्रीटी थी, पाकिस्तान ने इसको भी साइन नहीं किया हुआ, पाकिस्तान और इंडिया ने। उसको कहते हैं CTBT। इसको क्या कहते हैं, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT की ये CTBT है। और ये जो सा NPT, ये दोनों आपकी न्यूक्लियर। अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि CTBT और NPT किसके रिलेटेड है, तो ये न्यूक्लियर जो है आप उसके रिलेटेड ये आपकी क्या है जी, उसके रिलेटेड ये ट्रीटीज हैं। एक 1968 में साइन हुई थी और एक जो सा है 1996 के अंदर ये हुई थी। तो दोनों आप लोगों ने याद रखनी है। इसको पहले भी एक दफा हमने डिस्कस किया था कि ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपेक जो सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है हमारे पास। ठीक है। तो ये 1960 के अंदर बनी थी। ये जो आगे वियना लिखा हुआ है ना, ये वियना है उसका हेडक्वार्टर, ये ऑप्शन। ठीक है। ये ओपेक जोन सी है, ये ओपेक, ओपेक जोन सा है ये, इसमें क्या है, ये आपके वियना, ये इसका हेडक्वार्टर है। अगर पूछ लिया जाए कि ओपेक इसकी जो पेरेंट कंपनी है, यहाँ क्या MCQ देख लूं, मैं दोबारा देख लूं, द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ओपेक प्लस की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ओपेक। उसका क्या नाम है, ओपेक। तो ओपेक कहाँ बनी थी, ओपेक बनी थी बगदाद के अंदर 1960 के अंदर, ये याद रख लो। ओपेक जोन सी है वो आपकी कहाँ बनी थी, ओपेक जोन सी है, ओपेक जोन सी है ये आपकी 1960 के अंदर बनी थी बगदाद के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना के अंदर। और दूसरी फिर इसमें जब रशिया और बाकी मुल्क जब ऐड हुए तो वो फिर 2016 में ऐड हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओपेक प्लस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम ओपेक प्लस कहते हैं। तो आपने ये दोनों को उस लिहाज से याद रख लेना है। FAO जो अभी कह रहे थे, पाकिस्तान ने सबसे पहले किसको ज्वाइन किया था,
पाकिस्तान ने सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था वो FAO को किया था 7 सितंबर 1947 को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो सा है वो इटली के अंदर है जी, रोम के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो सा है, इसका हेडक्वार्टर जो सा है वो क्या है, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है वो हमारे पास कहाँ है जी, इटली रोम के अंदर। एक आपका WFP भी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसका भी हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है जी, इटली के अंदर, रोम के अंदर। ठीक हो गया। 1945 में, बिल्कुल नाइट, ये ऊपर लिखा हुआ है कि 1945 के अंदर जो सा ये बनी थी, और सबसे पहले पाकिस्तान ने FAO को जो सा है वो ज्वाइन किया था। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OIC। OIC लास्ट में हमने देखा था, जिसका सेकंड समिट कहाँ हुआ था जी, पाकिस्तान के अंदर 1974 के अंदर, लाहौर के अंदर। तो OIC जो सी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, जद्दा के अंदर। ये जद्दा क्या है, ये हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर्स कितने हैं जी, 57। और ये आपकी बनती कब है, रबात के अंदर। रबात के अंदर 1969 के अंदर जो सा है ये बनती है। ठीक है, ये रबात के अंदर आपकी बनती है 1969 के अंदर। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम पूछा गया है, तो वो हुसैन इब्राहिम ताहा। और दूसरा आपने इसके हवाले से याद रख लेना है कि हुसैन इब्राहिम ताहा साहब जो उनसे हैं, इनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है, चैड। हुसैन इब्राहिम ताहा साहब जो उनसे हैं, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और इनका ताल्लुक कहाँ से है जी, चैड, अफ्रीका का एक मुल्क है चैड, वहां से इनका ताल्लुक है। और 1969 के अंदर इसका पहला समिट हुआ था। तो दूसरा समिट इसका कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के अंदर, जो हेड ऑफ, इसमें हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं ना, वो हेड ऑफ स्टेट्स, ये वो था। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 14th OIC समिट। अब ये समिट क्या होता है, ठीक है, समिट क्या होता है, एक होता है आपका नॉर्मल इजलास होता है, जैसे अभी का 48th मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो क्या थी, वो आपकी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो सा है वो कॉन्फ्रेंस थी। उसके अलावा जो सा है आपकी क्या है, समिट होता है जिसमें हेड ऑफ स्टेट शिरकत करते हैं। तो जो 14th इजलास हुआ था ना, वो सऊदी अरेबिया में हुआ था। और 15वां जो अब 2022 में होना था, 2022 में होना था, नहीं हुआ, तो अब आगे वो होगा, तो वो आपका कहाँ है, वो अब गैम्बिया में होना है। वो अब कहाँ होना है, शायद 2023 में होगा। तो गैम्बिया के अंदर इसका जो 15वां समिट है वो अब कहाँ होना है जी, वो गैम्बिया के अंदर होना है। ठीक हो गया। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। फिर इसके एक सेक्टर, इसके स्पेशल एनवॉय हैं OIC के कश्मीर के लिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। यूसुफ अलदोबे, यूसुफ अलदोबे साहब जो से हैं वो OIC के क्या हैं जी, स्पेशल इन्वाय हैं। ये यूसुफ अलदोबे साहब जो से हैं, यूसुफ अलदोबे साहब जो से हैं वो क्या हैं हमारे पास, इसके स्पेशल इन्वाय हैं, किसके, OIC के कश्मीर के लिए। तो सी ऑप्शन जी हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक आपने सेक्रेटरी जनरल का नाम याद रखना है, इसका क्या नाम है, हुसैन इब्राहिम ताहा साहब। ठीक है, हुसैन इब्राहिम ताहा साहब जो से हैं, हुसैन इब्राहिम ताहा साहब इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और स्पेशल इनवाइट टू कश्मीर जोन से हैं वो क्या है, यूसुफ अलदोबे साहब जोन से हैं वो हैं। तो ये आपने ये दोनों याद रखने हैं, ये बड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आ गया जो सवाल आप कह रहे थे कि 48th OIC कॉन्फ्रेंस, ये फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, अफगानिस्तान के रिलेटेड थी। तो ये 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर हुई थी, मार्च के अंदर। और उससे पहले 47th जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो आपकी कहाँ हुई थी, वो आपकी नाइजर के अंदर हुई थी, नियामे। नाइजर का कैपिटल है नियामे, वहां हुई थी। और 48th जो थी वो इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हुई थी। तो ये दोनों भी आप लोगों ने याद रख लेनी। FATF, FATF आपको पता है, पाकिस्तान रिसेंटली 21 अक्टूबर को अभी FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। तो FATF जो सा है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेररिज्म की सपोर्ट के हवाले से ये चीज़ों को देखती है। तो पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 39 जो से हैं वो इसके मेंबर्स हैं। 1989 के अंदर ये बनी थी। तो हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन FATF, तो दो लिस्ट हैं जी सिर्फ। एक आपकी ग्रे लिस्ट होती है और एक आपकी ब्लैक लिस्ट होती है, व्हाइट लिस्ट कोई नहीं होती। FATF के अंदर दो लिस्ट हैं, एक आपकी ग्रे लिस्ट और एक आपकी ब्लैक लिस्ट होती है। और इसका जौन सा है वो, जो अब इसके जौन से हैं अब सेक्रेटरी जनरल हैं, ये जो इसके चेयरमैन है, उनका क्या नाम है, उनका नाम जौन सा है मेरे जेहन से निकल गया है। FATF के भी नए हैं, कुमारा, कुमारा समथिंग है उस बंदे का नाम। ठीक है, FATF जौन सा है, FATF का जो अब नया चेयरमैन आया है, उसका नाम क्या है, कुमारा समथिंग है। अगर किसी के जहन में आ रहा हो तो वो मुझे बता देना, ताकि वो मैं उसको फिर उस लिहाज से आप लोगों को बता दूं। राजा कुमार, नहीं नहीं, मार्कस नहीं, मार्कस नहीं है, वो पुराना था जमाल, वो मार्कस। ये मैंने करंट अफेयर्स में करवाया हुआ है कि FATF के अब जो नए है ना,
उनका नाम राजा कुमार इस तरह से है उनका, ठीक है। अब जौन सा है वो चेंज हो गए हैं, वो अब बंदा जौन सा है वो FATF का जौन सा है वो चेंज है। हाँ, मार्कस प्लेयर पुराना था, अब जौन सा है वो राजा कुमार जौन सा है सिंगापुर से आई थिंक उसका ताल्लुक है, वो FATF का नया जौन सा है वो प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान वाज रिमूव्ड, ये अभी आपको बताया, ये डेट याद रखनी है करंट अफेयर्स की। 21 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। पाकिस्तान को जौन सा है वो ग्रे लिस्ट से कब निकाला गया है जी? 21 अक्टूबर को निकाला गया था। तो कितने वोट्स चाहिए होते हैं आपको जौन सा है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए? तो 12। पाकिस्तान ने 39 मेंबर है ना ये ऊपर, ये 39 मेंबर्स, ये 39 मेंबर्स। तो उन 39 मेंबर्स में से आपको कितने वोट्स चाहिए थे बाहर आने के लिए? 12 मेंबर्स के वोट चाहिए थे। तो ये सवाल बार बार पूछा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, 8 मेंबर्स हैं जी इसके, 8 मेंबर्स हैं इसके। और ये 8 दिसंबर 1985 को जौन सा है आपकी बांग्लादेश के अंदर जौन सा ये बनी थी। तो इसका आइडिया किसने दिया था? जियाउर रहमान साहब ने दिया था। अभी बना नहीं है, ये मैं करंट अफेयर्स में करवाऊंगा। अभी नाम प्रपोज किया है उसने, ठीक है, नाम प्रपोज किया है कल, मुझे ना कल ही मैंने देखा है, लेकिन अभी वो बना नहीं है। अभी जौन सा है हमारे पास क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो पहला है उसका क्या नाम था, M से कोई वो था, तो वही है अभी हमारे पास, ठीक है, अभी चेंज नहीं हुआ वर्ल्ड बैंक का। तो सार्क जौन सी है, 8 मेंबर्स हैं इसके, पाकिस्तान भी सार्क का मेंबर है। काठमांडू इसका क्या है, काठमांडू ये क्या है, ये हेड क्वार्टर है। और बनी कब? 1985 के अंदर जौन सा है ये सार्क आपकी बनी थी। 8 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है और इंडिया भी इसका जौन सा है मेंबर है। अच्छा जी, 8th कंट्री के तौर पे सार्क, हाँ, डेविड मेलपास, बिल्कुल डेविड मेलपास। इस टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उसका क्या नाम है? डेविड मेलपास जौन सा है उसका क्या है जी, नाम है डेविड मेलपास। जो इंडिया के जब बनेंगे तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवा दूंगा। अच्छा जी, 2007 के अंदर अफगानिस्तान को सार्क का 8वां मेंबर के तौर पे ऐड किया गया था, ठीक है। सार्क के कितने मेंबर हैं? 7 थे मेंबर, और 2007 के अंदर अफगानिस्तान को 8वें मेंबर के तौर पे जो सा है वो ऐड किया गया था। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। लास्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन 2014। तो 2014 के अंदर आखिरी समिट हुआ था, और वो कहाँ हुआ था जी? 18th समिट था इसका नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर इसका आखिरी समिट हुआ। उसके बाद जो सा है पाकिस्तान के अंदर समिट होना था, तो हालात खराब हो गए 2016 के। तो उसके बाद जो सा है फिर अभी तक जो सा है वो समिट नहीं हुआ। तो अब सार्क का कोई भी समिट नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होना था तो सब मेंबर्स ने आना होता है, इंडिया भी मेंबर है। तो इंडिया जो सा है वो आप कंफ्यूज कर रहे हो। SCO, ईरान जिसका मेंबर बना है वो SCO है। वो क्या है? SCO, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफरेंट है, ये सार्क डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी अभी तक इसका लास्ट समिट जो सा है वो 2014 में हुआ था। उसके बाद जो सा है कोई भी इसका समिट नहीं हुआ। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सार्क क्या है? वो सार्क है साउथ एशियन कंट्रीज, ये है साउथ ईस्ट, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये 1967 के अंदर जो सा ये बनी थी, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर है। 10 इसके अंदर एशियन ईस्ट एशियन नेशन है। इसका जो सा अभी रिसेंटली 2022 में जो समिट हुआ था, वो 40 एंड 41 हुआ था। वो कहाँ हुआ था? कंबोडिया के अंदर। वो कहाँ हुआ था जी? वो आपका कंबोडिया के अंदर। ECO नहीं, SCO नहीं है, या ECO है? ECO नहीं है। जो अभी रिसेंटली जिसको मेंबरशिप दी गई है वो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं अख्तर, आप आप डिफरेंट वो कह रहे हो। हेडक्वार्टर की बात नहीं हो रही। वो जो महबूब ने पूछा है ना, उसने पूछा है कि सर अभी रिसेंटली ईरान मेंबर बना था किसी का, वो SCO है। तो आपकी बात ये ECO का हेडक्वार्टर तेहरान में है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अभी रिसेंटली जिसको मेंबरशिप दी गई, तो वो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मेंबर बनाया है, जो कि अगले साल जो है ये ऑफिशियली फिर बन जाएगा। वो SCO की बात हो रही है, ठीक है। तो आसियान का जो सा है वो, हाँ नहीं, हेडक्वार्टर की बात नहीं हो रही। अच्छा, रिसेंट जो इसका समिट हुआ है वो कंबोडिया में हुआ। उससे पहले जो 2021 में हुआ था वो ब्रुनाई में हुआ था। तो ये दोनों सवाल FPSC में पूछे जा चुके हैं, आपने इसको भी याद रख लेना। ये देख लिया हमने कि आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है हमारे पास? इंडोनेशिया, जकार्ता के अंदर। तो ए ऑप्शन। अफ्रीकन यूनियन, 55 मेंबर्स हैं जी इसके, 2002 में बनी थी। 2002 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इथियोपिया।
अदीस अबाबा, इथियोपिया का जो कैपिटल है अदीस अबाबा। तो कर्नल कदाफी साहब जोन से हैं, कर्नल कदाफी साहब जोन से है ना, उन्होंने जोन सा है ना क्या कहते हैं, ये इसका इनिशिएटिव लिया था। ठीक हो गया। तो इसमें जोन सा है अफ्रीकन यूनियन जोन सा है वो 55 इसके मेंबर्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसने जो इसराइल है उसको ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस दिया था, लेकिन अभी फेब के करंट अफेयर्स में आप लोगों को करवाऊंगा, तो इसने ये स्टेटस वापस ले लिया है। जब स्टेटस दिया था तब भी पीपीएस एफपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, और अब वापस लिया है तो अब फिर जोन सा है वो पूछा जाएगा। बिल्कुल, लाहौर के अंदर जो कदाफी स्टेडियम है वो भी जोन सा है वो इसी के नाम पे है। ये देखो, ये वही सवाल, अफ्रीकन यूनियन रिसेंटली ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू विच कंट्री, इसराइल को जी, इसराइल को दिया था। और अभी फेब के अंदर, ये अभी पिछले हफ्ते इसका समिट हो रहा है अफ्रीकन यूनियन का, मेरे ख्याल में अल्जेरिया के अंदर। अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैं करंट अफेयर्स में आप लोगों को करवाऊंगा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अभी इसका समिट हो रहा है अफ्रीकन यूनियन का, ठीक है। तो उसके अंदर जोन सा है उन्होंने इसराइल से जो स्टेटस है वो वापस ले लिया है। तो ये मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स में अगेन अफ्रीकन यूनियन जोन सा है वो फेब के एंड में करवाऊंगा। अच्छा जी, नेम चेंज ऑफ ओआईसी। ओआईसी जब 1969 में बनी थी तो उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो सा उसका नाम था। तो उसका नाम चेंज करके फिर 2011 के अंदर कॉपरेशन कर दिया गया। अब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। पहले क्या नाम था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। और बाद में नाम चेंज के क्या कर दिया गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। कब किया गया? 2011 के अंदर, मेरे ख्याल में कजाकिस्तान के अंदर उसका समिट हो रहा था, अलमाते के अंदर। तो वहां जो सा है 2011 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया था। अफ्रीकी यूनियन वाज स्टैब्लिश्ड बाय, उसका प्रपोजल किसने दिया था? मुअम्मर कदाफी। लीबिया से ताल्लुक था इनका, मुअम्मर कदाफी साहब से, जिनके नाम के ऊपर लाहौर का स्टेडियम भी है। तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया था। ये आगे जी आपकी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई जोन सी है 2001 के अंदर बनी थी, 2001 के अंदर जोन सा है वो बनी थी। तो टोटल मेंबर्स ऑफ एससीओ हमारे पास कितने हैं जी? एससीओ के टोटल मेंबर्स हैं जी हमारे पास अब कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ईरान को भी अगर हम इंक्लूड कर लें। ईरान को मेंबरशिप दी जा चुकी है, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट होने में जोन सा है वो टाइम लगेगा। लेकिन आपने जहन में यही रखना है, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि रिसेंटली एससीओ में एक नया मेंबर जो सा है वो ऐड हुआ है, तो वो हमारे पास कौन सा मुल्क है? वो है हमारे पास ईरान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 9 की तरफ ही जाएंगे। वैसे 8, वैसे लॉजिकली बात करें तो 8 है, लेकिन ताकि आप लोगों को समझ आ जाए तो मैं यही कहूंगा कि ईरान अभी रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है, तो 9। ठीक है, 9 जो सा है वो हम करेंगे इसको। और ईरान का आपने याद रखना है एससीओ। ठीक है, और शंघाई एससीओ का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वो बीजिंग के अंदर है। एससीओ का जो हेड क्वार्टर है, एससीओ का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है जी? बीजिंग के अंदर है। बिल्कुल, ये पहले शंघाई 5 के नाम से थी, 1996 में बनी थी। फिर 2001 के अंदर इसमें जब डिफरेंट और कंट्रीज ऐड हुए तो उसके बाद इसको शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। इंडिया और पाकिस्तान ने 9 जून 2017, ये बहुत दफा सवाल पूछा गया है। ये अगर आप इम्तियाज शाहिद की बुक भी देखें तो ये आपको बहुत दफा ये सवाल मिलेगा कि 2017 के अंदर दो मुल्कों ने एससीओ को ज्वाइन किया था। मतलब डिफरेंट तरह से ये स्टेटमेंट आगे पीछे करके ये सवाल पूछा जाता है। तो पाकिस्तान और इंडिया ने 9 जून, ये डेट भी याद रखनी है, महीना भी साल भी, तो 9 जून 2017 को पाकिस्तान और इंडिया जो से हैं वो एससीओ के फुल मेंबर्स जो से हैं वो बन गए थे। एससीओ का रिसेंट समिट, मेरे हाल में इतनी दफा हम ये रिपीट कर चुके हैं कि उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद, ठीक है, समरकंद के अंदर जो सा है ये एससीओ का 22वां समिट हुआ था। और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन लेटेस्ट समिट ऑफ एससीओ? तो शहबाज शरीफ साहब। अगर 2021 की बात की जाए तो 2021 में इमरान खान साहब ने किया था। ठीक है, उस टाइम पे मेरे ख्याल में ताजिकिस्तान के अंदर हो रहा था। और अब जो सा है उज्बेकिस्तान में हुआ था, तो तब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया था। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन आपको पता है, यूरोपीय यूनियन के अंदर, ईयू के अंदर 28 मेंबर्स थे। फिर ब्रेग्जिट हो गया, जो बरतानिया था वो बीच में से निकल गया। तो अब कितने मेंबर्स बच गए हैं? अब बच गए हैं 27 मेंबर्स। तो ये और यूरोपीय यूनियन जो सा है ये 1993 के अंदर जो सा है ये मास्ट्रिच ट्रीटी हुई थी, मास्ट्रिच ट्रीटी। ठीक है, तो अब जो सा है 1993 के अंदर ये बना था यूरोपीय यूनियन। और यूरोपीय यूनियन जो सा है, यूरोपीय यूनियन जो सा है इसके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है जी ब्रसेल्स के अंदर। ब्रसेल्स के अंदर यूरोपीय यूनियन जो सा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हमारे पास ब्रसेल्स के अंदर है। और 1993 में ये बना था और इस टाइम पे इसके 27 मेंबर्स हैं। ठीक हो गया। हाँ, ब्रसेल्स कहाँ है जी? बेल्जियम का कैपिटल है। क्रोएशिया जो सा है, क्रोएशिया का भी बता देता हूँ। हाउ मेनी कंट्रीज आर यूजिंग यूरो एज अ करेंसी? एक है यूरोपीय यूनियन के मुल्क, एक है उनकी जो करेंसी है वो यूरो करेंसी। तो वो 20 मुल्क यूज कर रहे हैं, पहले 19 थे,
अब कितने यूज कर रहे हैं, 20 यूज कर रहे हैं। तो जो क्रोशिया है, क्रोशिया, क्रोशिया के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, चलो क्रोशिया जोन सा है, क्रोशिया जोन सा है वो 1 जनवरी 2023 या 20वां मुल्क बन गया है जो कि यूरो को एज अ करेंसी के तौर पे यूज करेगा। ठीक है, यूरो को एज अ करेंसी के तौर पे यूज करने वाला रिसेंटली मुल्क अब कौन सा आया है, क्रोशिया ऐड हुआ है, 20वां मुल्क बना है। उससे पहले 19 मुल्क यूज करते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अगले 3-4 साल आप लोगों की जान नहीं छोड़ रहा है। नहीं नहीं, ये डिफरेंट चीज है। एक है यूरोपीय यूनियन, एक है उसकी करेंसी यूज करने। यूरोपीय यूनियन के जो मुल्क हैं ना वो हैं 27। उन 27 मुल्कों में से 20 मुल्क यूरो को एज अ करेंसी यूज करते हैं, इसमें फर्क है। मतलब कि अब आप इस तरह से कह लो कि एक ब्रांड, एक घर के अंदर 10 लोग हैं और एक कोई स्पेसिफिक ब्रांड है, उन 10 में से 4 लोग वो ब्रांड यूज करते हैं। ठीक है, इसका ये मकसद है कि 28 मेंबर्स हैं, 28 में से 20 मुल्क जो से हैं वो यूरो को एज अ करेंसी यूज करते हैं। हाँ नहीं नहीं, यूरोजोन, हाँ यूरोजोन में कह सकते हो। यूरोपीय यूनियन का तो ये पहले से मेंबर है। टू एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज नहीं है यूरोपीय यूनियन के अंदर। एशियन कहाँ से आ गए? अगर टर्की को कह रहे हो, लेकिन वो यूरोप का ज्यादा हिस्सा है तो वो उसमें। ईयू एम्बेसडर टू पाकिस्तान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये कामिराना साहिबा थी, अब ये रीना क्योनिका साहिबा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अब ईयू की एम्बेसडर जो सी हैं वो पाकिस्तान के लिए, वो कौन है? ईयू की एम्बेसडर हैं जी पाकिस्तान के लिए रीना साहिबा। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। यूके ऑफिशियली लेफ्ट ईयू, तो ये मैंने बताया ब्रेग्जिट हुआ था, तो ऑफिशियली जो सा है 31 जनवरी 2020 के अंदर 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन को जो सा है वो बरतानिया ने जो सा है वो क्या कर दिया था जी, लेफ्ट कर दिया था। तो आप लोगों ने इसको जो सा है वो याद रख लेना है। ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है सवाल। स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन जनरल ईयू कोर्ट, तो 54 होते हैं जी। 54, 54 जजेस हैं जी, 54 जजेस हैं जो वहाँ ईयू की एक कोर्ट है, तो उसके अंदर कितने जजेस हैं, 54। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ईयू, सारे मेंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आप लोगों ने याद रखना है, यूक्रेन ईयू का मेंबर नहीं है। यूक्रेन जो सा है वो ईयू का मेंबर नहीं है, क्योंकि वो आजकल यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। फ्रांस भी उसका हिस्सा है, स्वीडन भी उसका हिस्सा है, ठीक है, जर्मनी भी उसका हिस्सा है, और भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट आपको मुल्क मिलेंगे। ठीक हो गया। और यूक्रेन जो सा है वो क्या है, ईयू का हिस्सा नहीं है। हाँ, ब्रेग्जिट का जो रेफरेंडम है वो जून 2016 में, बिल्कुल, ब्रेग्जिट का जो रेफरेंडम हुआ था कि लोग जो सा है वो बरतानवी जो लोग हैं वो एग्जिट करना ईयू को चाहते हैं कि नहीं, वो कब हुआ था, वो 2016 के अंदर हुआ था। ये आगे जी ईसीओ, जिसका हेडक्वार्टर जो सा है वो कहाँ है जी, तेहरान के अंदर है। ईसीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है जी, तेहरान के अंदर। इसको पहले क्या कहते थे? इससे पहले जो सा है 1964 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसको कहते थे आरसीडी। ये अभी 2022 में अगेन सवाल पूछा गया था, पता नहीं इससे प्यार क्यों है, कि आरसीडी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईसीओ क्या है, आरसीडी। आरसीडी स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, रीजनल कॉरपोरेशन कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, ऑपरेशन के भी स्पेलिंग अलग लिखे हैं, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। तो ये 1964 के अंदर ये आपकी बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद फिर इसी को ही चेंज करके क्या कर दिया गया, ईसीओ कर दिया गया 1985 के अंदर। और अब ईसीओ जो सी है वो चल रही है, और ईसीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है जी, तेहरान, ईरान के अंदर। और पाकिस्तान भी ईसीओ का जो सा है वो क्या है जी, मेंबर है। टोटल इसके वैसे 10 मेंबर्स हैं ईसीओ के, जो सा है वो टोटल ये देखें 10 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका ईरान के अंदर है। इसका 15th समिट हुआ था अशगाबाद, तुर्कमानिस्तान के अंदर, ये आप लोगों ने याद रख लेना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 15th समिट हुआ था 2021 के अंदर, ठीक है, अशगाबाद के अंदर। तुर्कमानिस्तान का ये कैपिटल है। तो पाकिस्तान को उसके अंदर ईसीओ के समिट के अंदर किसने रिप्रेजेंट किया था, तो पाकिस्तान को उसके अंदर क्या कहते हैं, आरिफ अलवी साहब जो से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। आरिफ अलवी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, जो पाकिस्तान के 13वें प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो सा है 15th समिट के अंदर जो सा है वो ईसीओ के अंदर, ईसीओ के समिट के अंदर तुर्कमानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को क्या किया था जी, रिप्रेजेंट किया था। तो बी ऑप्शन। G77 डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। G77, ये बहुत दफा मैं रिपीट कर चुका हूं कि G77 की चेयर पाकिस्तान के पास है, इसका चेयरमैन पाकिस्तान है। और इसमें कितने टोटल मुल्क हैं जी, 134 मुल्क हैं। G77 एक आपका इनफॉर्मल ग्रुप है, 134 जो सा है इसके मेंबर्स हैं। और इसका जो सा है वो प्रेसिडेंट 2022 में किसको बनाया गया था, इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है जी, पाकिस्तान के पास है। तो ये दो सवाल जो से हैं बार बार मेरे ख्याल में हमने ये कर लिए हैं, तो इसके ऊपर हमें, हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। अच्छा जी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
WTO, इसके हवाले से दो तीन सवाल पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो सा है ना, ये आपकी 1995 के अंदर जो सा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो सा है ना, इसका नहीं अभी तक चेंज नहीं हुआ, अभी तक चेंज नहीं हुआ। जब वो जब चेंज होगा तो वो हम देखेंगे। ये अभी तो पाकिस्तान ने सितंबर में तो इसकी चेयरमैनशिप ली है। ये सितंबर में जब 77th UNGA का इजलास हो रहा था ना, तो ये अगले साल अब सितंबर में पाकिस्तान की चेयरमैनशिप चेंज होगी। तो जिनेवा के अंदर है जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो 1995 के अंदर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। जब ये बनी थी पाकिस्तान ने तभी इसको ज्वाइन कर लिया था। अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि विच कंट्री ज्वाइंट WTO इन 2001। तो याद रखो चाइना। ये अभी BPSC का सवाल था कि 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस कंट्री ने ज्वाइन किया था, तो वो चाइना था जिसने जी WTO को 2001 के अंदर जो सा है वो ज्वाइन किया था। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP जो सा है ये आपका पाकिस्तान के लिए जो सा है वो पाकिस्तान में इसके बड़े जो सा है वो प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है जी, न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क। 1965 में बना था, लेकिन इनके हेड क्वार्टर और उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। G20, G20 का रीसेंट समिट हुआ 2022 के अंदर, जो कि 17वां समिट था। G20 में 20 मुल्क हैं, जो बड़ी बड़ी 20 इकोनॉमीज है ना, उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप है। तो इसका 17वां जो समिट हुआ था हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, वो कहाँ हुआ था 2022 के अंदर? वो आपका इंडोनेशिया के अंदर जी, बाली के अंदर। इससे पहले जो सा है वो कहाँ हुआ था, 16वां समिट जो कि 2021 में हुआ था, वो इटली में हुआ था। वो कहाँ हुआ था जी, वो आपका इटली के अंदर हुआ था। और अब जो सा है 2022 का कहाँ हुआ, वो इंडोनेशिया के अंदर हुआ। वो कहाँ हुआ आपका, इंडोनेशिया के अंदर हुआ। और अब जो 2023 का समिट होगा आपका, वो कहाँ होने जा रहा है, वो आपका इंडिया के अंदर होने जा रहा है। विच कंट्री होल्ड्स अ प्रेसिडेंसी ऑफ G20? अब इस टाइम पे प्रेसिडेंसी जो सी है वो किसके पास है जी? इस टाइम पे आपकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है। अब 2023 के अंदर जो सी है वो प्रेसिडेंसी, अब आप कहोगे सर 2023 में तो इंडिया के पास होनी चाहिए, नहीं, इंडोनेशिया के पास, बल्कि नहीं सॉरी, अब जो सी है वो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है ना, 2023 है ना। तो इंडोनेशिया के पास नहीं है। इंडोनेशिया के अंदर जब समिट हो गया ना, इंडोनेशिया के पास जब समिट हो गया, तो समिट के अंदर ही 2022 के समिट के दौरान ही अब प्रेसिडेंसी जो की है वो इंडोनेशिया से सिर्फ शिफ्ट होकर कहाँ चली गई, इंडिया के पास चली गई। ठीक हो गया। तो अब 2023 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है। 22 की पूछी जाए तो इंडोनेशिया की है। अगर 21 की पूछी जाए, या प्रेसिडेंसी का क्या मतलब होता है, जहां ये समिट हो रहा होता है, जहां इस समिट का इजलास हो रहा होता है। 21 में इटली में हुआ था तो इटली के पास प्रेसिडेंसी थी, 22 में इंडोनेशिया के पास थी, और 23 में अब कहाँ होगी, जब होना है इंडिया में होना है, तो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। G7 इज द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ, तो G7 आपके जो बड़े बड़े मुल्क हैं, डिवेलप्ड कंट्रीज। G7 के मुल्कों के नाम पता है आप लोगों को, कौन कौन से हैं? तीन चार तो आप लोगों को जो सा है वो पता होंगे। G7 जो से हैं उनके कुछ मुल्क तो आपको पता होंगे। अमेरिका हो गया, ठीक है, G7 के अंदर जो सा है आपका अमेरिका हो गया, आपका बर्तानिया हो गया, ठीक है, जापान हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, और उसके बाद जो सा कनाडा हो गया, और जर्मनी। एक एक करके, चलो अब इसको एक एक करके हम इसको ना लिख लेते हैं ताकि वो हमारे पास वो याद होने। देखो, सबसे पहले आपका कौन सा मुल्क आ गया, USA आ गया, नंबर वन, नंबर वन USA। नंबर टू UK, ठीक है, नंबर थ्री जापान, नंबर फोर इटली, नंबर फाइव जर्मनी, नंबर सिक्स फ्रांस, और नंबर सेवन कनाडा। एक जो मिस था वो क्या है, नंबर सेवन आपका कनाडा। तो ये आपके G7 जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो सा है ये ऑर्गेनाइज एक इनफॉर्मल ग्रुप है। और इसका 2022 का समिट आप लोगों को पता है जर्मनी के अंदर हुआ था। 2022 का जो इसका समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, जर्मनी के अंदर। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी डेट है, 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो साइन किया गया था। यूएन का, यूएन जो सा है, यूएन जो सा है यूनाइटेड नेशन, इसका जो चार्टर है, वैसे तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो सा है वो कब साइन किया गया था, 26 जून 1945। और फॉर्मली ये कब बनी है यूनाइटेड नेशन, ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी है, पता है ना। ये जो अक्टूबर लिखा हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूनाइटेड नेशन बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि अब हम जंगे रोकेंगे, अब हम आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। तो इसका चार्टर जो सा है वो 26 जून को साइन हुआ, और ऑफिशियली ये कब बनती है, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बन जाती है।
यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उसका क्या नाम है, एंटोनियो गटरेस साहब। एंटोनियो गटरेस साहब जो सा है उसका नाम है। वो अभी रिसेंटली पाकिस्तान भी आए हुए थे, तो उनका ताल्लुक कहाँ से है जी, पुर्तगाल से है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, यूनाइटेड नेशन के ना 6 ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन है 6। ठीक है, 6 ऑर्गन, उसमें सेक्रेटेरिएट है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर ट्रस्टीशिप और एक काउंसिल है, फिर एक इकोनॉमिक कॉपरेशन है, और एक जो सी है ये आईसीजे। ठीक है, आईसीजे जो सा है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक हो गया, तो ये 6 मेजर ऑर्गन्स हैं इसके। नाइन्थ है एंटोनियो गटरेस। क्योंकि एक दफा मैंने करवाया था एक लेक्चर के अंदर, ये मेरे ख्याल में जीके सीरीज में देखना, मैंने ना उसके अंदर ये सात सब की तस्वीरें भी लगाई हुई थी। तो अब मुझे वो भूल गया कौन सा लेक्चर है, अगर किसी को वो मिले ना तो वो देखना। उसके अंदर मैंने सबकी जो सा है ना ये तस्वीरें, फर्स्ट से लेकर ना जो ली था वहां से लेकर जो सा है, फिर जो आपका यूथाट भी आता है, बीच में कोफी अनान भी आता है, जितने थे ना उन सब की मैंने वो तस्वीरें भी लगाई हुई थी। तो वो वरना नहीं भी होगा तो इसको सर्च कर लेना, ये सारे आपके पास आ जाएंगे कि ये एंटोनियो गुटेरेस जो सा है ये जी, हाँ जी के सीरीज का था, मुझे नहीं पता वो लेक्चर नंबर कौन सा था। उसके अंदर मैंने ये सारी पिक्चर्स लगाई थी। ये मेरे ख्याल में बन रहा है सेवंथ होगा, नाइन्थ नहीं होगा, ये सेवंथ मेरे ख्याल में बन रहा होगा। तो वैसे भी यूएन की वेबसाइट पे आप देख लो, आपको यहाँ ये पता लग जाएगा कि ये नाइन्थ है एंटोनियो गुटेरेस या सेवंथ है। अच्छा जी, ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की कितनी है जी, 6 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है जी यूएन की, 6 हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जाता है, आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना है। यूएनजीए जनरल असेंबली का जो सेशन है, अब यहाँ लिखा हुआ है सितंबर 2021। तो जो 2021 में हुआ था वो 76 सेशन था। ठीक हो गया, 76 जोन सा है वो क्या है, सेशन था, बिल्कुल 76 जोन सा है वो इसका सेशन था यूएनजीए का, जो दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था। जो अभी 2022 में हुआ था, जिसमें इसमें 2021 का जो था, इसमें जोन सा है वो वर्चुअल, वो क्योंकि कोविड वगैरह के मसले थे, तो अब जो 77th हुआ है ना 2022 में, इसमें शहबाज शरीफ साहब गए थे, और ये 77th इजलास हुआ था। और इसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो फोकस किया था, शहबाज शरीफ साहब ने जो फोकस किया था वो कौन सी उसके ऊपर था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। तो ये जो 6 लैंग्वेजेस हैं, हाँ, फ्रेंच है, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, स्पेनिश है और रशियन है, बिल्कुल। ये 6 लैंग्वेजेस हैं आपकी यूनाइटेड नेशन की। अच्छा जी, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। सेक्रेटरी जनरल डिफरेंट है हर साल, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो इजलास होता है, उसका जो आपके पास क्या कहते हैं, जो चेयरमैन होता है, उसका जो चेयरमैन होता है, उसका जो चेयरमैन होता है, सॉरी प्रेसिडेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। तो इस साल अब जो 77th सेशन है, उसका जो प्रेसिडेंट जनरल असेंबली का कौन है, साबा करोसी साहब। ठीक है, साबा करोसी साहब हैं, ये डिप्लोमेट हैं हंगरी के, ये हंगरी के जो सा है वो डिप्लोमेट हैं। तो पिछले साल जो 76 हुआ था, ये जो 76 है ना, ये 76, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो ये थे अब्दुल्ला शाहिद। इनका ताल्लुक मालदीव से था। तो बड़ा बहुत दफा ये सवाल पूछा गया बार बार कि जनरल असेंबली के जो उसका नाम बताएं। अभी भी पूछा जा सकता है कि 76 जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम बताएं, वो अब्दुल्ला शाहिद है। 77th जनरल असेंबली का नाम बताएं, वो कौन है, साबा करोसी साहब। और ये 1 साल के लिए होते हैं, बिल्कुल। ये कितने साल के लिए होते हैं, ये 1 साल के लिए होते हैं जी, जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है। और ये जो आपका सेक्रेटरी जनरल होता है, ये 5 साल का होता है सेक्रेटरी जनरल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी वन ऑफ द ऑर्गन है, 1945 में बनी थी, जो आपका क्या कहते हैं हेग के अंदर ये है आपका। इसमें कितने जजेस होते हैं जी, 15 जजेस होते हैं, और हर जज का टेन्योर कितना होता है, 9 साल का होता है। कितने जजेस होते हैं इसमें, टोटल 15 जज होते हैं, और टेन्योर और कितने एक जज का होता है, 9 साल का इसका जो सा है वो टेन्योर होता है। तो ये आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसमें टोटल ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स हैं जी हमारे पास। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं जी, हमारे पास 15 मेंबर्स होते हैं। 5 आपके पास परमानेंट हैं, 5 आपके पास परमानेंट हैं, और 10 जो से हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। और ये 10 जो नॉन परमानेंट होते हैं, ये हर 2 साल के लिए जो सा है वो क्या है, सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। यहाँ सवाल पूछा गया नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट जो किया जाता है कितने सालों के लिए किया जाता है, हर 2 सालों के बाद इलेक्ट किया जाता है। लेकिन याद रखो इलेक्शन हर साल होते हैं,
हर साल 5 चले जाते हैं, 5 नए ऐड हो जाते हैं, लेकिन उनकी मुद्दत कितनी होती है? अब 2022 में जो 5 मेंबर्स आएंगे वो 2024 तक रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो से हैं वो अगले साल। इसका सिस्टम ऐसे बना हुआ है जैसे सेनेट का होता है ना, जैसे सेनेट का सिस्टम है कि आधों ने रिटायर हो जाना है और 3 साल बाद फिर आधे, तो इसी का भी यही सिस्टम है। इलेक्शन हर साल होते हैं, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं वो जो सा है 2 साल के लिए जो सा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के क्या है वो, सॉरी जनरल असेंबली नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल के ये मेंबर बनते हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये पूरा इसको आपको ये याद होना चाहिए, इमरजेंसी फंड। हाँ, इनको P5 कहते हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, USA, चाइना है, फ्रांस है, UK है और रशिया है, ये P5 मेंबर्स हैं आपके। रशिया, चाइना, USA, फ्रांस और UK, ये 5 मेंबर्स हैं P5 जिनके पास वीटो की पावर होती है। तो यूनिसेफ 1946 में बनी थी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? यूनिसेफ का, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का आपका हेडक्वार्टर है जी वाशिंगटन के अंदर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुझे कंफर्म करने दो। न्यूयॉर्क है? पक्की बात है? वाशिंगटन नहीं है? कंफर्म बताओ। न्यूयॉर्क, ठीक हो गया जी, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं जी, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का जो सा है वो हेडक्वार्टर कहाँ है जी हमारे पास? न्यूयॉर्क के अंदर है। अच्छा जी, विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द एंशंट हेरिटेज? जो हेरिटेज की है वो आपके पास कौन सी है जी? यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को जो सी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को जो सी है हमारे पास, ये क्या कहते हैं इसका, इसको क्या कहते हैं यूनेस्को को? यूनेस्को का पूरा वो क्या है? यूनाइटेड नेशन, क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइज। ई से एजुकेशन है, एस से आपका क्या है, एस से आपका साइंटिफिक है और सी से आपका कॉपरेशन है। इस तरह से जो सा है ये आपकी पूरी ये बनेगी, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, क्योंकि ये देखो एंशंट हेरिटेज है ना, एंशंट हेरिटेज, तो सी से मैं कॉपरेशन, क्योंकि पहले हम सारी कॉपरेशन करते आ रहे हैं, तो सी से कल्चरल बनता है, ठीक है। ये 3 वर्ड्स हैं, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल। पहले UN है, ठीक है, एंड में ऑर्गेनाइजेशन, तो 3 आपने याद रखने हैं यूनेस्को में। ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक और सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका पेरिस के अंदर जो सा है वो क्या है हमारे पास? इसका जी हेडक्वार्टर है, तो ए ऑप्शन। अच्छा जी, जो आपके मुहाजिरीन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, आपके जो मुहाजिरीन होते हैं, तो उसको जो सा एक ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। UNHCR का क्या मतलब है जी? एक सेकंड जरा रुकना, मैं बाहर, एक सेकंड। अच्छा जी, तो हम UNHCR की बात कर रहे थे कि जो रेफ्यूजीज के लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास? इसका हेडक्वार्टर है हमारे पास जी जनेवा के अंदर, और ये 1950 के अंदर ये बनी थी। ठीक हो गया? आवाज़ आ रही है ना मेरी? वो मुझे ऐसा लगा था बाहर कोई वो था। आवाज़ आ रही है ना? जी ठीक है। अच्छा जी, लास्ट आपके पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों 1944 के अंदर बनते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत। पता है? 1944 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, हम उसको कहते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों इसी के तहत बनते हैं, एक ही डेट को बनते हैं। और दोनों को पाकिस्तान 1950 के अंदर ज्वाइन कर लेता है, IMF को भी, वर्ल्ड बैंक को भी। इसका हेडक्वार्टर भी दोनों का कहाँ है? वाशिंगटन के अंदर है। लेकिन इन दोनों के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो डिफरेंट हैं। जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जीविया साहिबा है, और वर्ल्ड बैंक का उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, तो वो अभी पहले बताया था, डेविड मेलपास। इस टाइम पे कौन है? डेविड मेलपास, और उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, और अब जो सा है
अब जौन सा है वो एक इंडियन है, सिख, उनको जौन सा है इनकी जगह रिप्लेस करने की का नाम आ रहा है कल का, कि बाइडन ने उसको वो किया, और बन भी जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा स्टेक है यूएसए के। तो यूएसए जो नाम रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट के लिए, वही बनेगा। तो जब वो बनेंगे तो फिर हम उनका नाम भी याद कर लेंगे। अभी के लिए हमें डेविड मेलपास याद करना है वर्ल्ड बैंक का, और आईएमएफ का क्रिस्टलिना जॉर्जिविया नाम याद करना है। और क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, हाँ ये बुल्गारिया से ताल्लुक है इनका, बुल्गारिया से इनका ताल्लुक है। याद करना है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद करना है तो कर लेना इसको, कि इनका बुल्गारिया से जो सा है वो क्या है जी, ताल्लुक है। ठीक हो गया जी? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके जी।